नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं दीपक डोभाल। 2019 के महासंग्राम में वोटों की लामबंदी बड़ी दिलचस्प है। बुनियादी मसले हाशिए पर दिख रहे हैं तो चुनाव अली बनाम बजरंग बली करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने मायावती और योगी आदित्यनाथ के बयानों पर दोनों को नोटिस भेजा ही था कि समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से शब्द तक नहीं हुआ और वो भी कूद गए इस विवाद में। उन्होंने नया नारा दे दिया, बजरंग अली। इस पर सियासत होना लाजमी है। दरअसल ये तमाम बयान सियासत के लिए ही तो किए जाते हैं, दिए जाते हैं। जनता के मुद्दों पर किसी का ध्यान न जाए, विकास, बिजली, पानी, सड़क की बात ना हो, इसीलिए तो नेता ये मुद्दे उछालते हैं। और तभी तो कोई अली कहता है तो कोई बजरंग बली, कोई जनेऊ निकाल लेता है तो कोई मुसलमानों से एक होने की अपील करने लगता है। आखिर विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? सवाल जनता से भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीते कुछ सालों में जनता की राजनीतिक समझ और सूझबूझ बढ़ी है। तो आखिर क्यों जनता की आंखों में भी संप्रदाय और जाति का पर्दा है? क्या जनता अपने वोट से जात पात संप्रदाय की दीवार तोड़ पाएगी? मंदिर, मस्जिद, राम, अली से आगे कब बढ़ेगा देश? इसी पर होगी आज देश की बात। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौटेंगे तो मेहमानों का पैनल होगा और करेंगे देश की बात। आप जो तपस्या कर रहे हैं, इसे मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। इसे मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। 2019 के संग्राम की गलाकाट रेस में नेताओं की जुबान अब जहर उगल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो विकास के नारे और 5 साल की उपलब्धियों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो नेता हैं जो अपने विवादित बयानों से चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जो चुनाव जनता के बुनियादी मसलों और विकास के मुद्दे पर होना चाहिए था, वो चुनाव अली और बजरंग बली के इर्द गिर्द घूमने लगा है। अली बजरंग बली विवाद में ताजा जुबानी तड़का लगाया है समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने। योगी आदित्यनाथ के अली और बजरंग बली वाले बयान की आड़ में आजम खान ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन खुद एक कदम आगे बढ़ते हुए आजम ने एक और विवादित बयान दे दिया। आजम ने कहा कि अली और बजरंग बली मिलकर बीजेपी की बली लेंगे। आजम खान ने तो बजरंग बली का नामकरण भी कर दिया और नाम दिया बजरंग अली। एक मुसलमान एमएलसी ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की गली। आजम खान के बयान के बाद से इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन जरा ये भी समझ लीजिए कि ये सारा विवाद दरअसल शुरू कहां से हुआ। दरअसल मायावती ने 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में गठबंधन की रैली की थी। मायावती ने कहा कि मुस्लिम अपने वोट बंटने न दें, गठबंधन को ही वोट दें। तो 9 अप्रैल को मेरठ की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। योगी ने कहा, कांग्रेस, सपा और बसपा को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए इस तरह के बयान हालांकि नए नहीं हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मायावती और योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया था। लेकिन आजम खान ने इससे कोई सबक नहीं लिया और आग में घी डालने का काम किया। आजम खान ने योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले होने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर 2019 के रण में नेताओं की जुबान से सांप्रदायिक तीर चलने लगे हैं। चुनाव आयोग की लाख सख्ती के बावजूद नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं है। तो क्या 2019 के चुनाव में मुद्दों पर नहीं, जाति और संप्रदाय पर राजनीति होगी? जीत के लिए नेता मुंह में जो आए वो बोलेंगे? क्या जनता बुनियादी मुद्दों को छोड़
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में फंस जाएगी? आखिर विकास पर नेता बात करने से बच क्यों रहे हैं? कुछ ऐसे ही मुद्दे आज देश की बात में। सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे मेहमानों के पैनल के साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा दें अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शाजिया इल्मी, नेता हैं बीजेपी की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम से जुड़ी रही, राजनीति में आने से पहले पत्रकार भी रही। शाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल रज़ाक खान है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विषयों पर खुलकर राय रखते हैं और दलित और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी काम करते हैं। अब्दुल रज़ाक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं AK वाजपेयी साहब, जो कि नेता हैं LJP के, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील भी हैं और जन मोर्चा के फाउंडर मेंबर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है कि अमीक जामेई जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमीक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, संविधान विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप अधिवक्ता हैं, विधि पुस्तक का लेखन हेतु आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा संविधान दिवस पर सम्मानित भी किया गया और एक बड़ी खास किताब इन्होंने लिखी है, इलेक्शन ऑन द रोड्स। इसमें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इसमें कई बातें हैं, तो आज हम उनसे चुनाव आयोग कि इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ संतोष के जॉय हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव भी रख चुके हैं। संतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और ये रहा मेहमानों का पैनल, हमने आपसे परिचय करा दिया और अब हम शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की। हमेशा की तरह 3 सवाल हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। इन सवालों का जवाब हमारे मेहमानों को हाँ या ना में देना है। आप चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन फिर विश्लेषण उस तरह से नहीं हो पाता, इसलिए आपसे गुजारिश की हाँ या ना में ही अपना जवाब दें। पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का ये रहा, क्या 2019 का चुनाव सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है? शाजिया इल्मी। जी नहीं। नो। ऑलराइट। अब्दुल रज़ाक खान। जी हाँ। यस। AK वाजपेयी साहब। जी नहीं। नहीं। अमीक जामेई। नहीं साहब, जनता तैयार नहीं है हिंदू मुस्लिम खेलने के लिए। ओके। विराग गुप्ता जी। नो कमेंट। नो कमेंट्स। संतोष। जी नहीं। नहीं। नो। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है विकास बना बकवास। तो विकास की बात भी करने की जरूरी है। एनडीए कह रहा है कि उसने विकास कराया है, तो क्या विपक्ष के पास एनडीए के विकास के नारे की काट है? यह है हमारा दूसरा सवाल। क्या विपक्ष के पास एनडीए के विकास के नारे की काट है? शाजिया इल्मी। नहीं। नो। अब्दुल रज़ाक खान। जी हाँ, बिल्कुल है। ओके। AK वाजपेयी। जी नहीं। नो। अमीक जामेई। विकास तो हुआ नहीं, लेकिन काट जरूर है। काट है। विराग गुप्ता। थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। संतोष। नहीं है। नहीं है। चलिए, और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? यह है तीसरा और सीधा आखिरी सवाल। शाजिया इल्मी। नहीं। नो। अब्दुल रज़ाक खान। जी हाँ। यस। AK वाजपेयी। नो, बिल्कुल नहीं। नो। अमीक जामेई। बीजेपी तो यही कर रही है। हाँ या ना में सर? यस सर। यस। विराग गुप्ता जी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। संतोष के जॉय। नहीं। नहीं। चलिए, अब है कड़क सवाल की बारी। मेहमानों से तो हमने सवाल पूछ लिया, अब देश की जनता से, अपने व्यूअर से हम सवाल पूछते हैं। और आज का कड़क सवाल सीधा सीधा
देश की जनता के लिए। अपने व्यूअर्स से हम पूछ रहे हैं, क्या सांप्रदायिक बयान देने वालों को चुनाव में फायदा होगा? यह है बिल्कुल सीधा सा सवाल, कड़क सवाल, आपको जवाब देना है। फेसबुक अगर यूज करते हैं @Zee Business ऑनलाइन पर जाएं। ट्विटर हैंडल, अगर आप ट्विटर पर हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं @Zee Business, वहां पर आपको पोल नजर आएगा। उस पोल में आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, हाँ या ना में जवाब देकर। आपकी प्रतिक्रियाओं को हम शामिल करेंगे शो के आखिर में, कोशिश करेंगे, अगर वक्त जरूर रहा तो उस पर जरूर विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए, रैपिड फायर राउंड हो गया, कड़क सवाल भी हो गया। अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। और बड़ा संवेदनशील मसला आज हम लेकर आए हैं, और हमेशा की तरह मैं औपचारिकतावश, बड़े प्रबुद्ध सुधी लोग मेरे पैनल में हमेशा की तरह मौजूद हैं, लेकिन औपचारिकतावश मैं एक गुजारिश आपसे कर दूं हमेशा की तरह कि बिलो द बेल्ट अटैक ना करें। बड़ा संवेदनशील मसला है, पूरी जनता आपको देख रही है। एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें, एक सार्थक बहस करें। हम सबको मौका दिया जाएगा बहस का, अपनी बात रखने का, लेकिन बिलो द बेल्ट पर्सनल अटैक्स ना करें। ऑलराइट, शुरुआत में करता हूं विराग गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सर हमने बड़ी व्यथा भी है आज मेरे मन में, और मैं ये सोच रहा था कि लोकतंत्र में जनता अपना नुमाइंदा चुनती है, जनता को यह अधिकार चुनने का होता है कि वो अपना नुमाइंदा किसे चुने। लेकिन हमारे नेताओं ने वोटर चुनने का ये जो नया शगल शुरू किया है कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, इसे आप क्या कहेंगे? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है लोकतंत्र की इस हालत के लिए जिम्मेदार? देखिए, राजनेता और जो राजनीतिक दल हैं वो इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और उनको अपने कामों की जवाबदेही नहीं देनी पड़े, और वो जो आगे उनका एजेंडा है उस पर स्वस्थ बहस नहीं हो, इन चीज़ों को टालने के लिए इस तरीके की जाति, धर्म, मजहब और उन्मादी बातें होती हैं, और उससे एजेंडा हट जाता है और लोग मुद्दों की बात करने की बजाय इन सारी बातों पे करने लगते हैं। अगर इसका कानूनी पक्ष देखें तो संविधान के तहत जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना सबको समानता का अधिकार है। अगर हम इलेक्शन कमीशन में देखें तो राजनीतिक दलों का जो पंजीयन होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें उनको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल करते हैं, कई सारे राजनेताओं को पुराना ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दंडित किया था, इलेक्शन कमीशन ने उनको दंडित किया था। चुनाव आयोग के पास पावर है, चुनाव आयोग लोगों के चुनाव को उनको लड़ने से रोक सकता है, उनका नामांकन उनका स्वीकार नहीं हो सकता है, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो सर हो सकती है, ये हम सुनते आए हैं कि प्रावधान है, कानून है, हो सकता है। आज तक ऐसी नजीर क्यों नहीं पेश की गई? और खासकर जिस तरह से तलखियां बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से क्या आपको लगता है? टूथलेस टाइगर बार बार कहा जाता है चुनाव आयोग को, क्या ऐसी मजबूरी है सर कि सिर्फ नोटिस दे दिया, हिदायत दे दी, एक चेतावनी देकर छोड़ दिया? नहीं देखिए क्या है कि जो संस्थाएं बनती हैं वो परंपराओं से बनती हैं, और चुनाव आयोग में व्यक्तिवादी परंपरा रही है। तो टी.एन. शेषन भी जब थे तो उन्होंने अपने तरीके से चुनाव आयोग को चलाया, लेकिन उन्होंने संस्थागत एक जो बदलाव करना चाहिए वो ताकत नहीं दी। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, तीनों को संविधान के तहत पावर दिया गया है, और मैं मानता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग को पावर है, और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है 1976 में, फिर एडीआर मैटर में, और अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में, और उन्होंने ये बोला है कि चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर तरह के अधिकार हैं, हर तरह के मतलब हर तरह के। लेकिन अगर चुनाव आयोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहे, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि आप हमसे थानेदार की अपेक्षा मत करिए, आप हमारे पास हर चीज के लिए मत आइए, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए, तो सर चुनाव आयोग एक लाचारी की जो भूमिका निभाता है, सरकार से बोलेगा कि साहब हमको ये पावर दे दीजिए। आपके पास पूरे पावर संविधान के तहत दिए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। ठीक है सर, ऑलराइट। आमिर जमई, मैं आपसे अब शुरुआत करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा कानूनी पक्ष समझ रहा था, मैं चुनाव आयोग के जो भी उनके दायरे हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज जिस मुद्दे से ये पूरी बहस ट्रिगर हुई है वो मुद्दा है आजम खान का बयान। बजरंग अली, आपको मैंने पूछा था क्या विपक्ष के पास एनडीए के विकास के नारे की काट है? आपने कहा हाँ है। तो अगर आपके पास विकास के नारे की काट है, अगला जवाब जो आपका है वो है उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय के नाम पर ही वोट पड़ेंगे, तो आप कहते हैं हाँ। यानी कि आप मान रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो जाति और संप्रदाय के नाम पर ही वोट मांगेगा, और इसी तरह से आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं।
नहीं देखिए, यहाँ पे बात मेरे नेता जनाब आजम खान साहब की बात तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले जो इसका एपिसेंटर है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, जब 2000 देखिए पीएम माहौल बनाता है ना देश में, पीएम एक इकबाल खड़ा करता है देश का कि देश में कैसी भाषा बोली जाएगी। जब हमारे वज़ीर आज़म साहब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को ईद में और दिवाली में बांटते हैं, फिर वो अली बजरंगबली में बांटते हैं। अब बताइए ये कोई राजनीति है? हम समाजवादी लोग तो पिछले, जब से मैं टेलीविजन डिबेट में बैठ रहा हूं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि 10,000 करोड़ का गन्ना बकाया आज की डेट में क्यों है? 52% देश की महिलाओं का कुपोषण क्यों है? नहीं, आपका जो जवाब यस में था सर, मुझे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा सवाल था उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय के नाम पर वोट पड़ेंगे, आपका जवाब यस में था। या तो आप गलती में यस बोल दिए या आप सोच समझकर आपने यस में जवाब दिया, तो थोड़ा मुझे बता दें यस में क्यों था आपका जवाब। दीपक भाई जी, दीपक भाई, समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आज सोचिए कि आज बीजेपी की एक नेत्री हैं मेनका जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हमें वोट नहीं चाहिए, तो शाजिया जी का यहां बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे योगी जी की जो सरकार है, 2 साल की सरकार में आप देख लीजिए जिस तरह से जातिवाद चरम पर है, जिस तरह से नियुक्तियां हुई, जिस तरह से भर्तियां हुई, जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, एक जाति के लोगों को मुख्यमंत्री योगी जी ने जगह दी है। तो ये जाति का राजनीति जो कर रहे हैं, यही मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति हो रही है। जो सर, जाति की राजनीति करने का आरोप से कौन बच पाया सर? जाति की राजनीति करने के आरोपों से कौन बच पाया सर? मैं बोल रहा हूं, आपकी सरकार रही है उस पर भी आरोप लगे, दूसरी सरकारें रही है उस पर भी आरोप लगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है सर कि जातियों का ध्रुवीकरण कर दें आप, संप्रदायों का ध्रुवीकरण कर दें। उत्तर प्रदेश आते हैं, श्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की जाति बताते हैं, कहते हैं वो तो पिछड़ा है, पिछड़ा समाज के लोगों वोट दो। प्रधानमंत्री की जाति बताई जाती है। ठीक है, ये इसलिए है, ठीक है सर, आरएसएस बीजेपी। ठीक है सर, अगर आप इस खबर को फॉलो कर रहे होंगे अमीक जी, अमीक भाई, ओबीसी विरोधी है अमीक भाई, आप इस खबर को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो जो सेंटर है, थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा हूं सर, मैं 7 अप्रैल की तरफ ले जा रहा हूं आपको, ज्यादा दूर नहीं है, इसी महीने की बात है सर। मायावती देवबंद में एक बयान देती हैं, उस बयान के क्या मायने हैं सर? वहां पर क्यों कहा जाता है कि मुसलमान सतर्क रहें, कांग्रेस पर अपना वोट देकर आप बंटे नहीं एक रहें? ये आपसे किसने कहा कि मुसलमान आपके वोटर हैं और कहीं वोट नहीं दे सकते? क्या मुसलमान, क्या आप लोगों का एकाधिकार है मुसलमानों के वोटों पर? देखिए हमारे गठबंधन ने, दीपक भाई, हमारे गठबंधन ने हर समाज को टिकट दिया, हर समाज से हम कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। और मुसलमान कोई अछूत तो है नहीं, आदिवासियों से गए गुजरे हालत में आज इस देश में है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। मायावती जी ने मुसलमान की बात क्या कर ली? गुनाहे अजीम हो गया। भारत में मुसलमानों की दयनीय स्थिति में बात भी नहीं होगी, शाजिया जी के समाज पे बात भी नहीं करेंगे, शहनवाज हुसैन के समाज पे बात भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बात? और जब हमारे श्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश आते हैं, बोलते हैं प्रधानमंत्री जी ओबीसी है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग है। खत्म हो गया हो गठबंधन, अखिलेश यादव जी। ऑलराइट शाजिया, ठीक है शाजिया, ऑलराइट अमीक, ऑलराइट शाजिया, मैं आपके पास ही आऊंगा। शाजिया मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ओके अमीक, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शाजिया मेरी बात का जवाब दीजिए। नए समाजवादी पार्टी में आए हैं। नहीं शाजिया, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। कम से कम शाजिया से अब आस्था में तो उनका यकीन आया। शाजिया पहले मेरा सवाल तो सुन लें, मेरा सवाल तो सुन लें शाजिया। ताज्जुब हुआ सबसे पहले तो, कम से कम शाजिया मेरा सवाल तो सुन लें की बात का, फिर आपके सवाल की बात सुनूंगी। हाँ, मेरा सवाल ये है, मेरा सीधा सा सवाल है शाजिया, मेरा सीधा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का जो मॉडल है, हमने देखा है कि पिछले 5 साल में पिछले, ठीक है अमीक, आपको बोलने का मौका दिया मैंने, आपको मैंने टाइम दिया ना। अब मैं शाजिया से पूछ लेता हूं, आपके पास तो उपलब्धियों के नाम पर कहने को बहुत कुछ है शाजिया, प्रधानमंत्री उन उपलब्धियों को गिनाते भी रहते हैं, तो फिर आप कभी हनुमान जी के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर क्यों कर रहे हैं ध्रुवीकरण? बिल्कुल आप देखेंगे जितने, बिल्कुल नहीं, वो तो इनसे पूछिए अमीक जी से कि क्यों विष्णु भक्ति की उनको याद आ गई, और क्यों नहीं, योगी आदित्यनाथ अमीक जी की पार्टी से नहीं आते मैम। पहले
योगी आदित्यनाथ अमीक जी की पार्टी से नहीं आते मैम। चुनाव आयोग ने अगर उनको नोटिस दिया है, मंदिर की बात कर रहे हैं, वो तो अमी को बताना पड़ेगा ना। वो तो अमी बताइए जो नए नए अभी नास्तिक से आस्तिक बने हैं, वो बताएं अब कि वो विष्णु मंदिर बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या बनाएंगे? धर्म एक निजी बात है। आप जुटा रहे हैं उसके, पहले आप वो जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी जवाब दूंगी। देखिए मैं चुप रही थी। अमिक बोलने दीजिए। अमिक नहीं अमिक बीच में नहीं। अमिक आई एम सॉरी, अमिक आई एम सॉरी, अमिक बीच में नहीं। शाजिया को बोलने दीजिए। अमिक आपको अमिक आई एम सॉरी, मुझे फिर म्यूट। आप लगातार मेरे ऊपर नहीं बोल सकते। शाजिया ओके, शाजिया बोलेंगे। अमिक सुन लीजिए, बहुत सारे सवाल, आपको मैंने बहुत लंबा टाइम दिया। अमिक, शाजिया बोलिए। उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया और अरुण जेटली जी का जिक्र किया। जब मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कहा और नीच जाति का कहा, तब अरुण जेटली जी ने उनके बारे में बताया कि वो पिछड़ों से हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी भी जाति की बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात की है। ये सारी बात की है हमने कामदारों और नामदारों के बारे के संदर्भ में। और अमिक सुन लीजिए ना। अमी जी आप चुप रहिए, आप बोलने दीजिए। नहीं हम करें तो जाति। और आप बताइए, और अमित जी जो नए कम्युनिस्टों को छोड़कर आए हैं, कम्युनिस्टों की दुर्दशा को देखकर अब हम इनसे पूछेंगे जो विष्णु मंदिर की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, तो आप बताइए कितने उसके लिए आप जो है ईंटें इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी बता दिए। और पुराने बॉसेस को भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात बता दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे डायरेक्टली नहीं मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। गोपाल जी मैं उठ के चली जाऊंगी अगर आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आप दोनों इस तरह से बोलते रहेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी, किसी की बात नहीं सुनाई देगी। मैं रुक जा रही हूँ, कंट्रोल करिए ना। ठीक है अब्दुल रज़ाक, मैं ऐसे नहीं डिबेट कर सकती। ये चैनल इज नोन कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं नहीं बात कर पाऊंगी। माफी चाहती हूँ, मैं इस तरह का दूध और इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपसे गुजारिश की थी डोभाल जी, आप इनको बुलाइए। मैं ऐसे शख्स के साथ मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी लगातार जो है कि एक एक करके सब बोलेंगे। तहजीबी से पेश आ रहा है। ये मेरी सभ्यता मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। मैं माफी चाहती हूं आप लोगों से। मुझे मजबूरन आपको ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। ओके शाजिया, खिलाफ आगे शाजिया आप बोलिए। अमीश अगर आप बोलेंगे, अमीक अगर बोलेंगे तो मुझे उनको ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। यस शाजिया, क्विकली आप रखिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। ये देखिए कितना जहर है और कितनी जहरीली सोच है कि दूसरे इंसान को बोलने का मौका नहीं दिया जाए और औरों को फांसीवादी बोलते हैं और औरों को बोलते हैं कि ये टॉलरेंट नहीं है। ये सोचिए आप, एक एक करके एक बार भी इन्होंने बताया नहीं कि आजम खान ने बजरंग अली क्यों नहीं कहा। एक बार भी ये डिफेंड नहीं कर पाए बेचारे कि मायावती ने क्यों कहा कि मुसलमानों को वोट हमारी तरफ जाए। अब मुझे लगता है योगी जी ने जो कहा, बजरंग बली की बात कही और अली की बात कही, वो संदर्भ में उन्होंने कही, लेकिन मुझे लगता नहीं उनको भी ऐसी बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतनी काम है भाजपा के पास, इतने ढेर सारी उपलब्धियां हैं विकास को लेकर, चाहे वो गांव-गांव में जाकर विकास की बात हो, आवास योजना की बात हो, या आयुष्मान भारत की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना की बात हो, या फिर जनधन की बात हो। नहीं मैंने खत्म नहीं किया इस बात को। लगातार ये नियुक्तियों की बात कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने और अखिलेश सरकार ने क्या किया है? MY कॉम्बिनेशन की बात किया है। कभी मजगर की बात होती है, कभी अजगर की बात होती है। किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है सोशल इंजीनियरिंग को हम सब जानते हैं। मुसलमान बहुल इलाकों में सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के लोग खड़े होते हैं। जितनी भी नौकरियां मिलती हैं आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ यादवों की भर्तियां होती हैं। तो जो गैर यादव भी है ना पिछड़ों में, वो कितने नाराज है इनसे पूछे। नहीं ओके नहीं मैं बताना चाहती हूँ किस तरह से उन्होंने लगातार सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा, काफी टाइम हो गया, और एक धर्म को इस्तेमाल किया है। ये इसका जवाब दें अमी, जो अपने को बहुत पुराने जमाने का कम्युनिस्ट बताते हैं। ठीक है अब्दुल रज़ाक, क्या जब मायावती ने जब बयान दिया तो सीधे सीधे कांग्रेस पर यह आरोप लगाया, यानी कि सबसे बड़ा आरोप दरअसल कांग्रेस पे लगा था कि कांग्रेस ही दरअसल मुस्लिम वोटर्स को अपना वोट बैंक समझती आई है और उसी वोट बैंक को शिफ्ट करने के लिए मायावती ने इतना बड़ा बयान दिया। और तब से आप देख रहे हैं जो बयानों की झड़ी लग रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि हर किसी पार्टी ने अपने अपने वोटर्स फिक्स कर लिए हैं कि ये वोटर तो मेरा है। यानी कि ये जो गंगोत्री है, ये शुरुआत इसकी हुई है कांग्रेस से ही। सर अगर आप लोग इसका ध्रुवीकरण नहीं करते, बीजेपी तो आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती ही रही है, क्या कहेंगे सर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात यह है कि देश का वोटर आज बहुत कंफ्यूज है। 2014 में जो उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया गया, उस भरोसे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार तोड़ा है।
पहले साल में बीजेपी जब सत्ता में आई 2014 से 15 तक लव जिहाद, घर वापसी बात कर रहे थे हम लोग। दूसरे तीसरे साल में कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा बीच में, फिर उसके बाद में हम गौरक्षा वंदे मातरम पर आ गए। उसके बाद में तीसरे चौथे पांचवें साल सिर्फ यही बातें हो रही हैं। विकास की बातें 2014 से पहले हुई थी। आज कोई भी अच्छे दिन की बात नहीं करता, काला धन भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। आज अमित शाह जी कहते हैं कि सिख धर्म वाले आ सकते हैं, बौद्ध धर्म वाले आ सकते हैं, हिंदू आ सकते हैं, दूसरे कोई नहीं आ सकते। अरे जिस पार्टी का मैनिफेस्टो खुद कम्युनल हो, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पोलराइजिंग हो, उस पार्टी से आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? सर यही आरोप तो बीजेपी आप पर लगाती है। आप लोगों के मैनिफेस्टो में क्या है कश्मीर को लेकर सर? मैं अपनी बात रख दूं, फिर मैं जवाब दूंगा दीपक जी आपके सवाल का। देखिए बीजेपी के अंदर राम मंदिर का, बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा क्या कर रहा है? पिछले 30 सालों से इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में इनको पूर्ण बहुमत मिला, केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला, ये ऑर्डिनेंस तक नहीं लाए। देखिए ये लिखते हैं सबरीमला इशू पर, ये लिखते हैं सिटीजनशिप बिल पर, एनआरसी पर। अरे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संविधान के खिलाफ जब मैनिफेस्टो में खुद आप लिख दिए कि मुसलमानों को इस देश से भगाया जाएगा, मुसलमानों को इस देश में लाया नहीं जाएगा, आज देश का वोटर अगर वोट करे तो वो अपना बेसिक नेसेसिटीज देखता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी। आज ये तो सर आप ही बता दीजिए ना, आपने कौन सी पॉलिटिकल रैली में इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है? आपके किस बड़े लीडर ने इन बुनियादी मसलों पर आगे रखकर अपनी बात को रखा है? आप भी तो वहीं फंसे हैं ना सर। देखिए सर, मैं ऐसा नहीं किया, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे, मैं ऐसा कर रहा हूं। बीते हुए कल के लिए कोई वोट नहीं करता, आने वाले कल के लिए वोट करता है। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में सब कुछ हो गया। देखिए ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। अब आखिर में जब इनका कोई मुद्दा नहीं चला विकास पर, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, एक बात आऊंगा अब्दुल आऊंगा आपके पास। एक मजबूरी में पुलवामा हमले के बाद वाजपेयी साहब, हम लोग देश की बात क्यों नहीं करते हैं सर? हम लोग देश की बात क्यों नहीं करते हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी की हम लोग बात करते हैं? अब्दुल आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मजबूर हो गए। अब्दुल आऊंगा आपके पास। ए के वाजपेयी साहब, हम लोग देश की बात क्यों नहीं करते हैं सर? हमको देश की जनता क्यों नहीं दिखाई देती? हमको हिंदू और मुसलमान क्यों दिखाई देता है? और खासकर जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं से ये बयान आ जाता है। नहीं, मैं बताता हूँ शुरुआत किसने की। ये परसों की बात है ना, जब मायावती ने शुरुआत की। मायावती ने शुरुआत की है, और ये लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे मायावती है, चाहे ये एसपी समाजवादी पार्टी है। दे आर नोन फॉर मुस्लिम अपीजमेंट्स। और इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। अभी ये बोल रहे थे बहुत ज्यादा, जब इनकी सरकार सत्ता में थी, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया था, ऑर्डर पास किया बकायदा कि स्कूलों में नमाज के लिए छुट्टी होगी। ये भूल गए ये बात। इन्होंने ऑर्डर पास किया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल की जाएगी। इन्होंने ऑर्डर पास किया कि मस्जिदों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। इन्होंने ऑर्डर पास किया कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन फ्री होगी। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि ये मुस्लिम लड़कियों को निकाह के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। इन्होंने ऑर्डर पास किया कि मुस्लिम के मस्जिद में जो ये मौलवी होते हैं इनको पेंशन दी जाएगी और इनको मंथली खर्चा दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं। और इनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनको मौलाना मुलायम कहा जाता था, और ये बड़े शान से कहते थे कि हमने हिंदुओं को मस्जिद के मामले में गोली चलाई और मुझे मौका मिलता तो मैं और ज्यादा लोगों को मारता। तो देखिए हकीकत ये है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। मोदी को हटाने के चक्कर में इन लोगों ने किसी तरह से महागठबंधन बनाने की कोशिश की, वो बन नहीं पाया। तो अब क्या करें, फ्यूचर इनके पास है नहीं। पास्ट जनता ने देखा हुआ है कि जब जब ये सत्ता में आते हैं तो अपीजमेंट करते हैं और करप्शन करते हैं। बताइए कौन सा ऐसा नेता है, ये 15 प्राइम मिनिस्टर बनने की लाइन में लगे हुए हैं, जिसके ऊपर करप्शन का केस नहीं है? कहो तो मैं नाम गिना दूं, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, ममता बनर्जी, शारदा नारदा, मुलायम सिंह के डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स का केस, रामगोपाल यादव के लड़के पे केस, वो फाइल रुकी हुई है, मायावती पे मूर्ति घोटाला, अखिलेश यादव पे 477 करोड़ रुपए का खनन घोटाला। कितने नाम गिनाऊं मैं?
मतलब कहने का ये है कि ये देश की जनता को बेवकूफ बना नहीं सकते हैं। ऑल राइट सर, तो ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, तो सवाल फिर घूम फिर कर वही है। अगर मुद्दे अगर मुद्दों पर अगर बात नहीं हो रही है, तो फिर अगर वो अली की बात कर रहे हैं तो फिर हम बजरंगबली की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये भी उठता है। खैर, मैं संतोष के जॉय के पास आऊं। रिएक्शन है इन्होंने, और हमने वोट की अपील नहीं की है। आई एम सॉरी, हमने जो मुख्यमंत्री जी ने कहा सर, इशारा काफी होता है सर पॉलिटिक्स में। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास। संतोष के जो है, संतोष मुद्दों से हारे तो अली और बजरंगबली के सहारे, यही रह गई है पॉलिटिक्स। डोभाल जी, एक समय था जब कहते थे कि धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, फिर कुछ नेता अपने आप को धर्म के रक्षक कहलाने लगे। ये बात तब तक सब लोग मान रहे थे और सब लोग सह रहे थे जब अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हो रहा था। जमकर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति इस देश ने देखी है कई सालों तक, कई दशकों तक। तब तक ये शायद किसी को अटपटा नहीं लगता था। फिर एक नया दौर आया बहुसंख्यकों की तुष्टीकरण का, और जब बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण शुरू हुआ तो राजनीति भटकने लगी। कई लोगों के बयान आए कि राजनीति अब भटक रही है, कम्युनल लोग हावी हो गए हैं। देखिए, प्रकृति में संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया होती है, और ये जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो हिस्टोरिकल जो फॉल्ट्स हुए हैं उसकी करेक्टनेस का एक प्रक्रिया है। हालांकि इस देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे समाज की एक विशेषता यह है कि हमारे लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, दिल से सोचते हैं। हमारा वोटर भी दिल से सोचता है। हालांकि वोटर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं है जितना नेता लोग समझते हैं, लेकिन वोटर सचमुच एक भावुक होता है। उसे जब बताया जाता है चीख चीख कर माइक से कि आपका धर्म आहत हो रहा है, आपके पारिवारिक मूल्य आहत हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भटकता है। ये सच है, लेकिन उस भटकने की भी एक सीमा है। तो अब वो दौर आ गया है कि वोटर कह रहा है कि यार क्यों परेशान कर रहे हो हमें, हमारी रोज़गार की बात करिए, हमारे सुरक्षा की बात करिए, हमारे राशन की बात करिए। तो वो दौर आ गया है और वो साफ नज़र आ रहा है ग्राउंड में। अब जब ग्राउंड में जो लोग जा रहे हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर अभी हालत जो हो रही है, हर पार्टी में उनके मुद्दों को लेकर भटकाव है। बीजेपी में जो भटकाव है वो साफ झलक कर आया दिल्ली में, जब दिल्ली का एक धड़ा इलेक्शन कमीशन के पास चला गया ये कहने को कि मस्जिदों में इलेक्शन कमीशन अपने ऑब्जर्वर नियुक्त करे कि मस्जिदों में क्या बात हो रही है, क्या भाषण हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बहुत बड़ा धड़ा दिल्ली बीजेपी का उसके खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये डेट्रीमेंटल होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो वरिष्ठ नेता हैं वो जानते हैं कि कोई जाति के नाम पर या कोई मजहब के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि वो एन ब्लॉक वोट है, वो एन ब्लॉक वोट नहीं है। व्यक्ति अपने चॉइस से वोट करता है। जब पोलिंग बूथ लेकिन सर रहता है तो लेकिन सर कॉन्शियस से वोट करता है। लेकिन सर जब एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता एक खास इलाके में जाकर ये अपील करती हैं कि इस बार बंटना नहीं है, आपको एक रहिए और एक होकर वोट दीजिए, इधर उधर मत जाइए, और वही रिपीटिशन हमने आज देखा। आजम खान भी यही कह रहे हैं, एक हो जाओ। बार बार जो इस तरह की अपील होती है सर, तो इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तो हर किसी का हाल है सर। नहीं डोभाल जी, ये तो गलतफहमी है। जो भी नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, अगर ऐसी अपील कर रहे हैं वो गलतफहमी है। उनको 2014 से सबक लेना चाहिए। क्या 2014 में मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं दिया? 80 में से 70 सीटें यूपी में ऐसे ही आ गई। इतनी जनसंख्या, कई सीटों में डिसाइडिंग फैक्टर है मुस्लिम्स, तो उन्होंने वोट नहीं दिया है क्या? नेताओं के इस अपील, वो उनकी खुद की इमेच्योरिटी है, उनकी खुद की गलतफहमी है। वोटर इससे ज़्यादा मैच्योर है। देखिए, सड़क पे दो दबंग खड़े होकर ये बोले कि वो तारा मेरा है, वो तारों का ब्लॉक मेरा है, ऐसा नहीं होता है। वो वोटर अपने आप पे जानता है। ये अपील केवल हमारे डिबेट्स तक हो सकता है सीमित रहे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जितना ट्रैवल हमने किया है, ग्राउंड पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वोटर तो नेताओं पर हंस रहा है। मैं लास्ट में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ये जो पूरी परिपाटी है हमारे डिबेट पे चल रही है, नेताओं को उनके नाम से और उनकी जाति से बुलाना कि फलानी नेता हैं तो वो आप उसी समाज को नेतृत्व करती है, ऐसा नहीं है। जो पब्लिक लाइफ में नेतृत्व में आया है वो हर समाज का नेतृत्व कर रहा है, हर धर्म का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा?
एग्जैक्टली चुनावी जंग में बिगड़ती जुबान और क्या बिगड़े बोलों पर जनता अपने वोट से कसेगी लगाम, इस पर हम कर रहे हैं आज बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। विराग जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएं, ये बिल्कुल स्पष्ट है चुनावी आचार संहिता में। चुनाव आयोग बार बार इसे कहता है, लेकिन चुनाव आयोग की हिदायतें, नोटिस कोई काम क्यों नहीं करते आखिर? मतलब क्या हमारे नेता इतने इम्यून हो गए हैं, वो हमारे इतना एक्सेप्टेंस मिल गया है इन बातों को कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अपना जनता को न नेताओं को? क्या जाए फिर? देखिए, हमने अपनी किताब में यही दर्शाया है कि भारत में एक अजीब तरह का एक कानून की व्यवस्था हो गई है। आम जनता के लिए छोटे छोटे कानून और बड़े लोगों के लिए, बड़े नेताओं के लिए, प्रभावशाली लोगों के ऊपर बड़े कानून भी लागू नहीं होते हैं। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाल ठाकरे को और प्रभु को उन्होंने 6 महीने के लिए रोक लगाई थी और उनके ऊपर कड़ा दंड दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया था, हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया था। तो उसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अल्पसंख्यकवाद या जाति धर्म कोई भी राजनीति करता है तो उसके खिलाफ तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना ही चाहिए, कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। एक और पहलू है, भारत का विभाजन एक द्विराष्ट्रवाद के आधार पर हुआ था, तो अगर कोई राष्ट्र विरोधी बात करता है वो एक जाति धर्म से बड़ा एक और बड़ा अपराध है। जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने बोला कि अगर धारा 370 उठाई गई तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, देश जल जाएगा। तो जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं या जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो सांसद मंत्री रह चुके हैं, वो लोग इस तरीके की, जब देश सबसे बड़ा होता है और अगर देशद्रोहिता की बात करते हैं तो उनके ऊपर तो आपराधिक मामले भी दर्ज होने चाहिए और उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। तो और भाजपा के लिए भी एक सबक है कि अगर आपने 5 साल राज किया है और आपने 2014 में अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, तो दूसरे लोग कुछ भी बात करें, आप अपने घोषणा पत्र में बताइए कि हमने क्या बातें की, क्या बातें नहीं की। अब उन्होंने 4-5 ऐसी बड़ी बातें की थी जिसको 5 साल तक उन्होंने खूब चर्चित किया, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे ब्लैक मनी हो, और उन बातों का नए घोषणा पत्र में कोई जिक्र भी नहीं है। तो लंबे समय के जो विकास के मुद्दे हैं उन पर अचानक मौन होकर के अपने जो चुनावी रथ को एक लोकप्रियता के अनुसार ढाल देना, और उस सवाल जवाब में ये गुम हो जाता है कि गलती किसने थी, किसने कैसे किया था। पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया जाता है, पूरा नैरेटिव ही चेंज करने की कोशिश की जाती है। अमीक, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। अमीक, आप तो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिक्स देखते आ रहे हैं, आप सक्रिय भी है पॉलिटिक्स में। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताएं, और खासकर मैं अल्पसंख्यक वोटों की अगर बात करूंगा, हमने अल्पसंख्यक वोटर्स को सिर्फ एक वोटर बना के क्यों रख दिया है अपनी पॉलिटिक्स के लिए? हमने उनको एक आम शहरी, आम इंसान का दर्जा क्यों नहीं दिया? हम क्यों 5 साल में आते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनसे कहते हैं आप एक हो जाओ, इधर वोट मत देना, उधर वोट मत देना, वरना तुम्हारा जीने मरने का सवाल है। हर 5 साल में हम अल्पसंख्यक वोटों को, खासकर मुस्लिम वोटर्स को, यह बताते हैं कि आपके जीने मरने का सवाल है। आखिर क्यों सर? हमने एक वोटर बनाकर क्यों रख दिया है उनको? नहीं साहब, वोटर तो पूरा इस देश का जितना भी गरीब लोग है ना, वो वोटर ही है। और मुसलमान तो इस देश के लिए अछूत ऐसा है कि अगर आप मुसलमानों की जरा सी बात कर लो, उनके दुख दर्द की बात कर लो, तो ध्रुवीकरण करके जो है पूरा टेलीविजन, मीडिया, राजनीतिक लोग चिल्लाने लगते हैं। मतलब कि जैसे हिटलर के जमाने में था कि जब यहूदियों की नस्ल खुशी की, जब उनको काटा जा रहा था, तो वहां पे भी ये माहौल बनाया गया था कि यहूदियों के बारे में कोई बोले ना। भारत के अंदर भी यही माहौल बनाया गया है कि कोई सेकुलर पार्टी मुसलमान का नाम ना ले, एक ऐसा माहौल बनाया गया है। लेकिन उस सांप्रदायिकता की को के जो सांप का जो फन है, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जो कुचला उत्तर प्रदेश के अंदर, मान्यवर काशीराम जी ने जो कुचला, इसी के चलते आज हमारे नेताओं के ऊपर कांग्रेस की 60 गांठ से केस पे केस, केस पे केस। बिहार में चले जाइए, लालू जी को जेल में ठूस दिया, नेताजी के ऊपर केस। और उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री मेरे नेता अखिलेश यादव जी के ऊपर कौन सा इल्जाम है? मुख्यमंत्री योगी जी का कैरेक्टर देखिए और ठीक है, आप बड़ी सुंदर सी तस्वीर सामने रख रहे हैं, आप बड़ी सुंदर सी तस्वीर सामने रख रहे हैं, आप बतौर प्रवक्ता रख भी सकते हैं, सही बात है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं वो ये है, मेरा सवाल बार बार यही है, आखिर क्यों ये जरूरत आन पड़ती है कि मुस्लिम वोट छिटके नहीं, बटे नहीं, डटे रहें, एक जगह वोट दें, अपने आप को बांटना नहीं है? क्यों ये बोलने की जरूरत पड़ गई मायावती जी को? आप मान लीजिए ना कि मायावती जी ने ये गलती कर दी है, आप एडमिट कर लीजिए इसको। दीपक भाई मैं आपको समझाता हूं, दीपक भाई मैं आपको समझाता हूं,
मैं आपको जो लाइन का जो हाशिए का आखिरी आदमी है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। शोषित, पीड़ित, वंचित जो भी समाज है, समाजवादी पार्टी का जो पूरा एक सामाजिक न्याय और विकास, ये दो हमारी लाइन है। और जब भी हम आदिवासी समाज, आज रिपोर्ट्स कहती हैं मुसलमानों की हालत, आदिवासियों, दलित तो छोड़ो, आदिवासियों से भी बदतर है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दलित समाज, ओबीसी समाज के ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमले करवाए, रोहित वेमुला की हत्या करवाई, नजीब का आज तक पता नहीं, जब भी आप अपना जवाब दे देना। आप आरोप तो आप कई मंचों पर लगाते होंगे अमीक, आरोप आप कई मंचों पर लगाते हैं। मैं तो आपकी पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको लामबंद करने की जरूरत पड़ जाती है? खैर, ओके, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। नहीं, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, मैं समझ गया। अमीक भाई मैं समझ गया। शाजिया जो भी हाशिए का कमजोर समाज है, हम उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, नहीं, आप बोल कितने ही जवाब दे दीजिए अमीक, वोट मत दो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे जनता कन्विंस होगी आपके जवाब से। ऑलराइट शाजिया, सरकार को हटाओ। ठीक है सर, अब एक मिनट, अब आप ध्यान से सुनिएगा, शाजिया कुछ कह रहे हैं। शाजिया बीच में मत बोलिएगा प्लीज अमीक, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। शाजिया तो देखिए, अमीक जी जो भी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की बहुत बात की है। और मेरा भी यही सबसे बड़ी शिकायत है, एक सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते भी और एक मुसलमान होने के नाते भी, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातें की हैं, मुसलमानों को अंधकार में रखा है, सिर्फ उनकी बात उठाई है अपना चुनाव जीतने के लिए, और सिर्फ उनका बेजा इस्तेमाल किया है इलेक्शन दर इलेक्शन, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना खुद का वंशवाद जिंदा रखने के लिए और उनको पूरी तरह से प्रताड़ित रखने के लिए। बार बार ये बात कर रहे हैं मुसलमानों की हालत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो अभी 5 साल पहले ही आए हैं। इतने सालों से, बल्कि 3 दशक पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पूरी तरह से काबिज थी यूपी की सत्ता में। वहां पे मुसलमानों की हालत को देखिए, राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट देखिए, और देखिए कितनी शर्म आनी चाहिए इन सेक्युलर पार्टियों को। अपने मुंह पर 2 थप्पड़ मारने चाहिए जब जब ये मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं शाजिया, नहीं, सोचने की शब्दों की मर्यादा रखें आप। सच्चर का नाम नहीं है। नहीं शाजिया, आप अच्छे शब्दों में भी अपनी बात रख सकती हैं। मारना चाहिए जो मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, आप बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्द से दिक्कत है मेरे मुसलमानों को। अच्छा, मुझे खत्म तो करने दीजिए मेरी बात को। ठीक है, अगर आपको मेरे शब्दों से मतलब अपने को हिकारत भरी नजर से देखना चाहिए और अपने को बुरा भला कहना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों की हालत क्या रखी है। हो गया, वापस आइए मुद्दे पे। खत्म तो करने दीजिए बात को। आप फिर उनको नहीं, मैंने बात अपनी खत्म नहीं की है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी बात खत्म करिए, मैं आप ही से कह रहा हूँ। खुद बताइए उनको कितनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी से उन्होंने मलियाना और हाशिमपुरा में देखिए बाकायदा अपने अब मुसलमानों को मरवाना वहां पे, और 30 साल तक कुछ भी नहीं करना उनके उस मामले में एक भी कांस्टेबल को वहां पे हिरासत नहीं हुई। और आप देखिए वो पूरा केस को दिल्ली लाना पड़ा, क्योंकि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने और उनके पूरे खानदान ने उन पुलिस वालों को बचा के रखा जिन्होंने गन पॉइंट पर मुसलमानों को मारा था। तो ये तो उनकी असलियत है और ये तो उनका मुस्लिम प्रेम है। दरअसल मुस्लिम प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों। ठीक है, ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक प्रेम है, अब्दुल रज़ाक शर्म से डूब बरने। ठीक है शाजिया जी, ऑलराइट शाजिया जी, एक मिनट, शाजिया जी, शब्दों की मर्यादा रखें हम। और अब्दुल रज़ाक, ये जो बात यहाँ पर उठ के आ रही है कि मोदी जी की सरकार पर आप जितने भी आरोप लगाएं, मोदी जी की सरकार तो 5 साल पहले आई है। लानत भेजनी चाहिए। इससे पहले जो मैं सवाल अमीक से पूछ रहा था कि एक मुसलमान को वोटर किसने बनाकर रखा, तो उंगलियां कांग्रेस की तरफ उठती है, क्योंकि शासन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया और वोटर्स अपना एकदम चहेता वोटर होने का जो कांग्रेस पर बीजेपी का तुष्टीकरण का आरोप लगता है वो कांग्रेस पर ही लगता है। सर देखिए, ये झूठ बात है। अक्सर ये बोला जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए है। कांग्रेस भी तो दिल्ली में इलेक्शन लड़ी थी जब शाजिया जी आम आदमी पार्टी में थी। अब आम आदमी पार्टी पूरे का पूरा दिल्ली इलेक्शन स्वीप कर गई, तो क्या मुसलमान कांग्रेस को वोट किए, क्या बीजेपी को वोट किया? आम आदमी पार्टी को तो वोट किए ना। अभी तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर जीत गए, अब उधर भी तो कांग्रेस खड़ी थी, उधर भी तो बीजेपी खड़ी थी। अब मुसलमान उधर केसीआर को वोट किए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एक नैरेटिव बनाया जाता है बीजेपी द्वारा कि कांग्रेस आपको मिसयूज कर रही है, आप इनको वोट मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप आज अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं।
5 साल होने को आए और आप आज अपना रिपोर्ट कार्ड उठाकर आप बताइए कि अच्छे दिन क्या जिंदगी भर नहीं आएंगे? आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे, सब लोगों ने आपको वोट दिया। जनधन योजना के नाम पर आपने खाते तो खुलवाए, एक पैसा नहीं डाला उसके अंदर, उल्टा हमारे पैसे उसमें डालकर कितने लोग मारे गए, कितने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस मारे गए डिमोनेटाइजेशन के नाम पर। आपके नेता 600 करोड़ खर्च कर रहे थे, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार पर आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, 80 लाख करोड़ है, 15 लाख तो यूं ही दे दिए, 1 रुपया तो लाए नहीं। पूरे देश के पैसा लेकर अपने मतलब मोदी जी के खास दोस्त मेहुल भाई चौक से भाग गए। आपने कुछ विकास से जुड़े हुए मसले उठाए के ऊपर, सिटीजनशिप बिल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पुलवामा के ऊपर, आज इन मुद्दों पर बात करके आप देश की जनता का ध्यान भटकाकर वोट हथियाना चाह रहे हो। जनता बेवकूफ नहीं है, एक बार आपकी बातों में आ गई नहीं चाहिए। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बदलेंगे अब्दुल की बात पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? AK वाजपेयी। नहीं, पहले मैं अमीक भाई के लिए कह दूं जरा, देखिए इनका दिल और दिमाग अभी भी लेफ्टिस्ट है। ये समाजवादी पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन दिमाग और वो लैंग्वेज भी वही है, सोच भी वही है, बोली भी वही है। देखिए समाजवादी पार्टी वाले लोग ऐसे नहीं है। समाजवादी पार्टियों ने अपना खुद का विस्तार किया है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कमाई है उन लोगों ने समाजवाद के नाम पे। तो उनको जरा ज्यादा तारीफें न करिए, उनका रिकॉर्ड पहले आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। आपसे लेफ्टिस्टों से हमें कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने वाकई मजदूरों के लिए काम करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग कामयाब नहीं हो पाए और धीरे धीरे नीचे आ गए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए ये एडमिटेड फैक्ट है कि 70 साल में 5 साल वाजपेयी जी के छोड़ दीजिए, बाकी सरकारें तो इन्हीं लोगों की रही है और कांग्रेस की, और ये जो बाकी लोग हैं, क्यों नहीं विकास हुआ? एक सेकंड, ये डोंट डिस्टर्ब, ये चैनल वैसा नहीं है। नहीं सही करके माय डियर, ये चैनल में हम इसलिए आए हैं कि कूल डिबेट चलती है। हाँ, ये वो रेगुलर चैनल ना बनाओ। बिल्कुल सही बात है, बीच में कोई नहीं टोके। कि देखिए वो अननेसेसरी डिस्टर्ब हो रहा है। तो 70 साल में मैक्सिमम सरकारें इनकी रही हैं, क्यों नहीं इन्होंने विकास किया? सिंपल अपीजमेंट करके मुझे ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि उन लोगों का वोट तो लेते रहे, डराते रहे उनको, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। और इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास वाली नीति अपनाई है। गैस का चूल्हा हिंदू को भी गया है, मुसलमान को भी गया है, क्रिश्चियन को भी गया है, सब लोगों को गया है। तो इस सरकार पे आप नहीं वो कर सकते। और अभी 5 साल का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, यूपी का एग्जाम्पल दूंगा आपको। यूपी में मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस इसी सरकार ने लागू कराया है कि जब तक एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा, एजुकेशन को सिस्टम को कंपीट करने की पावर नहीं आएगी, तब तक कैसे विकास होगा? अच्छा, आप मुद्रा लोन पे आ जाओ, तो मुद्रा लोन अगर हिंदू को मिलेगा तो मुसलमान को भी मिलेगा। सर बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं यही तो मैंने शाजिया जी से सवाल पूछा था कि आपके पास गिनाने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया है उनको, ऐसे बयान की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, मैं उसका जवाब जरा सा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वो देखो, कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। मायावती ने जब बात की तो हम लोगों ने कोई वो तो नहीं पहना हुआ। और फिर वही बात कहूंगा कि इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज योगी जी ने वोट की अपील नहीं की है। उन्होंने सिंपल कहा कि अगर आपका अली में विश्वास है तो हमारा बजरंगबली में विश्वास है। सर ये पहली बार उन्होंने बयान नहीं दिया है। नहीं सर, पिछली बार जब चुनाव मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था उस दौरान भी ऐसा ही बयान आया था सर सामने। हम पिछले और चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है उनको सर। दूसरा नहीं नोटिस दिया तो वो नोटिस खत्म होगा, बिकॉज द स्टेटमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करती है कि नहीं करती ये चुनाव आयोग देखेगा। उसका हमारा एक्सप्लेनेशन जाएगा, स्टेटमेंट जाएगी, वो सारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो हमारा को उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये बात सही है कि हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। हमारा प्रोग्रेस कार्ड है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है। हमने 26 करोड़ लोगों को ये बेनिफिशियरी स्कीम्स पहुंचाई हैं। यही सरकार है जो 82 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो में अनाज देती है। तो ये सब चीजें हम क्यों शर्माएंगे इन चीजों से? ऑलराइट, अमिक क्विक रिएक्शन। ये सब चीजें जाएं जमीन पे। छोटी सी बात, ठीक है, क्विक रिएक्शन अमिक भाई। अमिक, मैं वाजपेयी साहब से पूछना चाहता हूं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, नोएडा और गाजियाबाद में मोदी साहब का आज भी होर्डिंग लगा है वोट देने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो नमो टीवी चल रहा है,
ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि नहीं? बंद हो चुका है, आप तो इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दिया। वकील हो, जरा बताइए। ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, बंद हो चुका है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया वो बंद हो गया। कैसे लगा है होल्डिंग की? नहीं सर, इतने डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो ये बहस आगे नहीं। मुझे लगता है हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, तो लेट अस स्टिक टू दैट ओनली। मैं आखिरी रिएक्शन लूंगा, संतोष के जॉय से लूंगा। संतोष के जॉय, ये जो हमने देखा, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले जो बयान है, अचानक से ये पहले चरण से पहले सामने आए हैं, यानी कि वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये नेताओं की सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है कि इस तरह के बयान दिए जाएं ताकि ध्रुवीकरण हो और फिर पोलराइजेशन हो और उसका नफा नुकसान पार्टीज को हो? डोभाल जी, आपको पता होगा कि हमारी माँ लोग जब खाना खिलाते थे तो भूत का डर दिखाकर खाना खिलाते थे कि बेटा खाना खा लो, भूत आ जाएगा। उस माँ के बारे में सोचिए जो हर काम बच्चों को भूत के डर से कराती हो, कि नहा लो भूत आ जाएगा, स्कूल चले जाओ भूत आ जाएगा, ये कर लो भूत आ जाएगा। यही काम कांग्रेस कई दशकों तक करती रही। उसको कभी ये लगा नहीं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी कि वो राज भी करने लगेगी। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए किसी एक विशेष समुदाय का डर दिखाकर वोट लेती रही, और उसे लगा कि जो बहुसंख्यक समाज है उसका तो वोट आ ही रहा है। अब वही काम बीजेपी ने किया, और इस चुनाव से पहले बड़े स्तर पर किया। पाकिस्तान को भूत बना दिया, किसी विशेष समुदाय को भूत बना दिया, होर्डिंग तक उस भूत का डर दिखाया गया कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो भूत खा जाएगा। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की, हम बीजेपी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, और उस सत्ता में वापस आने की राजनीति सबसे अहम राजनीति का सबसे विषय है। तो बेसिकली बीजेपी की अपनी कैंपेन स्ट्रेटजी भटकी है, वो बीजेपी के नेता खुद मानेंगे। क्यों? बीजेपी जिसने 5 साल राज किया, अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने प्रोग्रेस किया है, डेवलपमेंट किया है, उस पर उनको खुद कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ठीक है, आपने दोनों पार्टीज का नाम लिया, इसी नोट पर इंपॉर्टेंट बात, दोनों पार्टीज का आपने नाम लिया, और जब हम दोनों पार्टीज की बात करते हैं तो फिर हम जनता की भी हम बात कर लेते हैं। जनता क्या कह रही है? ओके, विद सॉरी संतोष, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। जनता क्या कहती है? हमने कड़क सवाल अपनी जनता से पूछा था यहां पर, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र हुआ है, इसलिए हमने एक सवाल पूछा था कि क्या सांप्रदायिक बयान देने वालों को चुनाव में फायदा होगा। 75% जो जनता है वो कहती है कि नहीं होगा, यानी कि जनता जागरूक है, वो जानती है उसे क्या करना है। लेकिन 25% लोगों को अभी भी ये डर है कि कहीं ये सांप्रदायिक बयान उन्हें फायदा ना पहुंचा ले। मैं इसे डर ही कहूंगा, क्योंकि हाँ बोलने वालों के मन में डर ही होगा कि कहीं इस तरह की सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण न कर दे वोटों का और उनको फायदा ना हो जाए। लेकिन ऐसे सोचने वाले सिर्फ 25% हैं, जबकि 75% लोग कहते हैं कि नहीं होगा। और अब हमारे फॉर्मेट के हिसाब से डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाल ठाकरे को और प्रभु को उन्होंने 6 महीने के लिए रोक लगाई थी और उनके ऊपर कड़ा दंड दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया था, हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया था। तो उसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अल्पसंख्यकवाद या जाति धर्म कोई भी राजनीति करता है तो उसके खिलाफ तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना ही चाहिए, कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। हमारे समाज की एक विशेषता यह है कि हमारे लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, दिल से सोचते हैं। हमारा वोटर भी दिल से सोचता है, हालांकि वोटर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं है जितना नेता लोग समझते हैं। बहुत बहुत बधाई विराग गुप्ता आपको डायलॉग ऑफ द डे के लिए, और संतोष के जॉय मैन ऑफ द मैच के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी लोगों ने भी अपनी बात असरदार तरीके से रखी, और उसका क्या मैसेज जाएगा ये हमारी जनता तय करेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया इल्मी, अब्दुल रज़ाक खान, ए के वाजपेयी साहब, अमीक जामई साहब, विराग गुप्ता जी और संतोष को जॉय, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और देश की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया देश की बात में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।